नमस्कार। आज मैं आपको एसटीएफ में अपनी पोस्टिंग के अंतिम चरण में 2 जून 2007 मई की घटना कल मैंने आपको बताई थी और आज उसके बारे में आपको लास्ट जो जानकारी है जो एसटीएफ में हम लोगों ने की थी वो बताऊंगा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण एसटीएफ से एसपी सिटी मेरठ के लिए हो गया था। वहाँ की कुछ बातें फिर आपको बताऊंगा। 13 दिसंबर 2006 को लखनऊ में कैसरबाग से कुछ अपराधी गिरफ्तार किए गए। इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन हुई तो ये पता लगा कि इनमें से एक मुन्ना प्रधान, आफ्ताब आलम उर्फ मुन्ना प्रधान, ये 5 बार पाकिस्तान की विज़िट कर चुका था। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को खबर की गई, उसके द्वारा दी गई जानकारी सब वेरीफाई की गई और बात सब सही निकली। ये जो 4 लोग पकड़े गए, इनका अंडरवर्ल्ड और आईएसआई दोनों से समान रिश्ता था। उसके लिए आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि आप ये कौन लोग थे और कहाँ के थे, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जहाँ के रहने वाले हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस तरह के ऑपरेशन में लगे हुए थे जो भारत विरोधी था। महताब आलम, जिसको मुन्ना प्रधान भी कहते थे, सन ऑफ मोहम्मद अमीन, रेजिडेंट ऑफ कटरा शंकर नगर कोतवाली बलरामपुर। दूसरा फरजंद अली, इसकी जो उर्फियत थी, जो बुलाने का नाम था, वो बाबा था, सन ऑफ मोहम्मद नसीर, विलेज जरवा मोहकमपुर, थाना जरवा बलरामपुर। तीसरा था अलीम खान एलियस यानी उर्फ करण सिंह ठाकुर, सन ऑफ नूरुल्ला खान उर्फ दिनेश सिंह ठाकुर। जगदीशपुर, कन्नूपुर जगदीशपुर सुल्तानपुर का रहने वाला था और फ़िलहाल ये शब्बे कद्र काहाता मौलवीगंज लखनऊ में किराए के मकान में रह रहा था। इन्होंने जो अपने बारे में बताया और बहुत सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बारे में इनके जो इनसे जानकारी हुई वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही परेशान करने वाली थी। महताब वर्ष 2001 में पाकिस्तान गया, जहां इसके मुँहबोले नाना हाफिज़ अब्दुल मलिक रहमानी साहब रहते थे। ये वहाँ के पाकिस्तान के हैदराबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 एयरपोर्ट रोड पर हैदराबाद में रहा करते थे। ये वहीं उनके पास जाके रहने लगा। वहाँ उन्होंने उसी मोहल्ले में वहीं पास में रेशमा नाम की एक लड़की से इसका निकाह करा दिया। रेशमा, डॉटर ऑफ इज़हारुद्दीन, रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद लतीफ़ाबाद। कुछ दिन तक ये वहाँ रहा और फिर जो इसके ससुराल वाले थे वो इसे पैसों के लिए और कुछ काम करने के लिए तंग करने लगे, तो ये वहाँ से भाग के कराची आ गया। कराची में ये जामा कलात के पीछे एक फ़ातिमा बाई उर्फ फम्मा रहती थी, उनके यहाँ किराए के मकान पर रहने लगा और ये बात सिर्फ उसके नाना हाफिज़ अब्दुल मलिक रहमानी साहब ही जानते थे। लेकिन वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता था कि ये इंडियन सिटीज़न है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। इसलिए जब ये जामा कलात के पीछे जिस महिला के मकान में रहता था, वहाँ पर बाबर नाम के एक आदमी ने इससे संपर्क किया। पहले तो ये चौंका कि आपको कैसे पता, क्योंकि नाना के यहाँ भी इसने अपने आप को पाकिस्तानी ही बताया था और शादी इसकी जो हुई रेशमा से, इज़हारुद्दीन की जो लड़की थी रेशमा, उससे जो शादी हुई वो भी ये जान के हुई कि ये पाकिस्तानी है।
बाबर ने इसके घर पे मुलाकात की और इसका पूरा एड्रेस बताया कि तुम फ़लाँ फ़लाँ जगह के रहने वाले हो, यहाँ अपने नाना के यहाँ आए हो और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। ये बात खुलेगी, तुम्हारा नुकसान होगा, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके पास और कोई चारा नहीं था। बाबर ने बातचीत में फिर खुलते खुलते ये बताया कि वो लश्कर तोयबा के लिए काम करता है और उसे आर्मी अफसर से मुलाकात के लिए जाना होगा। वहाँ से ये इसको कैंटोनमेंट एरिया में ले गए जहाँ आर्मी अफसर से इसकी मुलाकात कराई। आर्मी अफसर्स जो इसने अपने इंट्रोगेशन में बताया वो उमर थे, आसिफ थे और नदीम थे। इन लोगों ने इनको बताया कि तुम्हें हिंदुस्तान जाके कुछ काम करना है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और कुछ काम करना है। इस काम का नेचर यहाँ कुछ बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उन पर हमला करना, ये काम बताया गया और कहा कि जो भी इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो पैसे हम सब तुम्हें देंगे। आर्मी ऑफिसर उमर, आसिफ और नदीम ने इसको वापसी का टिकट दिलाया और 10,000 रुपये इंडियन करेंसी के नगद दिए इन्हें। ये वापस आ गया। जब ये वापस बलरामपुर पहुंचा तो इसके दिमाग में ये आया कि अगर वहाँ मैं पाकिस्तानी बन के रह रहा था, वहाँ के लोगों को पता लग गया, यहाँ आने पर अब इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझसे पूछेंगी कि तुम पाकिस्तान गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ, क्यों गए थे, दुनिया भर की चीज़ें पूछी जाएंगी। इससे बढ़िया है मैं स्वयं ऑफिसर्स को अपनी बात बता के और उनकी गुडविल गेन कर लेता हूँ, ताकि हमारा पाकिस्तान जाने का रास्ता बना रहे और हम अपना काम, जिस काम में लगाए गए हैं उस काम को करते रहें। बलरामपुर के जो LIU के अफसर थे, UP सिंह, ये उनके पास गया, उनसे मिला और उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा लगा था, मैं वहाँ गया था और इस तरह से वहाँ मुझे बुलाया गया। वहाँ उसने लश्कर तोयबा के बाबर का नाम नहीं लिया। उसने कहा साहब आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे पकड़ा, मुझे ले गए, मुझे ये काम बताया, कुछ बातें सही बताईं, कुछ बातें झूठी बताईं। LIU के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने फ़ौरन लोकल पुलिस को बताया, जो IB के ऑफिसर्स वहाँ पर ऑफिस है उनको बताया और सब लोगों ने मिलके इससे पूछताछ की। कई दिनों की पूछताछ के बाद सब लोग इस बात से मुतमईन हो गए कि आदमी जेन्युइन है, वहाँ गया था, फंस गया और इसलिए वापस आकर ये बता रहा है। अगर न बताता तो हमारे पास इस तरह की जानकारी इससे लेने का और कोई तरीका नहीं था। इस बात पे उसको भी थोड़े बहुत काम बताए गए। उसने कहा साहब मैं फिर जाऊंगा और मेरा जो तलाक का मामला हमारी पहली बीवी रेशमा से चल रहा है, उसका हमें वहाँ पर हिसाब किताब करना है, उससे प्रॉपर तलाक लेना है, नहीं तो फिर बाद में मुसीबत होगी और वहाँ के लोगों को पता लगेगा कि हम इंडियन हैं और यहाँ के लोगों को पता लगेगा कि वहाँ जिस निकाहनामे पे मेरे सिग्नेचर हुए हैं उसमें हम पाकिस्तानी दिखाए गए हैं। ऑफिसर्स ने इस पर यकीन किया और इसको कुछ वहाँ की जो जानकारियाँ लाने के लिए कि अब की बार जाना कराची में तो कराची में फ़लाँ जगह, फ़लाँ कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा गेट है, इस तरह की बातें इससे पता करने को कहीं। वो भी सिर्फ इसलिए कहीं कि इस पर यकीन हो जाए कि हाँ ये गया था, वहाँ तक गया था, ये हमारे लिए काम कर रहा है या जो कुछ ये बता रहा है उसके पीछे जेन्युइन रीज़न है। 2002 में ये फिर पाकिस्तान चला गया। वहाँ गया और वहाँ उसने उसने तलाक के पेपर्स के बारे में बातचीत की और फिर वो वहाँ पर बाबर के यहाँ ही लश्कर तोयबा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले तैमूर मलिक याकूब से उनकी मुलाकात कराई गई। तैमूर मलिक जो नंबर 2 की हैसियत वाले थे उनसे बात कराई गई और उन्होंने याकूब को इसके साथ भेजा और फिर वही टारगेट बताया कि फ़लाँ टारगेट पर आपको काम करना है, हम गुजरात में शिपमेंट के ज़रिए तुम्हें जो भी असलहा, बारूद, जो कुछ भी कहोगे वो भिजवा देंगे और जो भी तुम पैसा चाहोगे हम तुम्हें उपलब्ध करा देंगे, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब हमसे पैसा ले लेना।
वहाँ तैमूर मलिक ने ये भी बताया कि जो लश्कर के चीफ हैं ज़कीउर रहमान लखवी, उनसे हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी किसी कंट्री में मैं तुम्हारी मुलाकात भी कराऊंगा, वो सीधे तुमसे बात करेंगे और तुम्हें जो कुछ बताया गया है उसके बारे में और आगे बताएंगे कि तुम्हें दरअसल करना क्या है। ये बात सुन के वो भी समझ गया कि हाँ, ये हमें जो काम बताया जा रहा है वो काम हमें करना है और वो काम, उस काम के बदले हमें बराबर पैसे मिलते रहे हैं। दो 2003 के ये बात हो गई, वापस लौट के फिर इसने जो चीज़ें इससे कराची में देखने को बताई गई थी वो इसने आके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को बताया। लोगों को यकीन हो गया कि ये जेन्युइन काम से गया था, वहाँ फंस गया, इसे अपना तलाक वाला सब हिसाब किताब बराबर करना है और ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस या ऐसे करेक्टर का नहीं है जिसके लिए इसके खिलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए या इसे जेल में रखा जाए। 2003 में फिर ये गया, इन लोगों को बता के गया कि साहब मैं जा रहा हूँ, मेरे तलाक के पेपर्स तैयार हो गए हैं, मेरे फलां रिश्तेदार का वहाँ से फ़ोन आया था, मेरा जाना ज़रूरी है। और ये फिर गया वहाँ पर 7 दिन ये बाबर के यहाँ ही रुका, जहाँ जो वहाँ कराची में जामा कलात के पीछे जिनके यहाँ रह रहा था वहीं गया, वहीं से बाबर के यहाँ गया, बाबर के यहाँ 7 दिन रुका और अपने तलाक के पेपर्स की जो भी फॉर्मेलिटी थी वो उसने पूरी करा के 2004 में ये फिर वापस इंडिया आ गया। वापस आकर इसने दूसरी शादी कर ली और 2005 में जब प्रधानी के इलेक्शंस हुए तो इसने अपनी पत्नी शबीना महताब, जो शादी की शबीना महताब, उसको इलेक्शन लड़ाया और शबीना महताब 2005 में इसके गांव की प्रधान हो गई। एक बार प्रधान हो गई उसके बाद फिर कौन इनसे पूछता है कहाँ गए थे और क्या गए थे, कैसे गए थे। पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के जो लोग, पाकिस्तान आर्मी के जो लोग जो इनको पैसा दिया करते थे वो बराबर इससे इंफॉर्मेशन लेते रहे। ये 2006 में फरजंद अली बाबा के साथ लखनऊ आया और लखनऊ से 18 नवंबर 2006 को फरजंद अली के साथ ही मुंबई चला गया। मुंबई में ये वहाँ अपने एक मित्र और दूर के रिश्तेदार अरमान के यहाँ रुका, जहाँ इसकी मुलाकात किसी फ़िरोज़ से कराई गई। फ़िरोज़ ने बातचीत में इसको ये बताया कि तुम्हारा असली नाम मुन्ना नेपाली है। मुन्ना प्रधान उर्फ महताब आलम ये फिर एक बार आश्चर्यचकित हुआ कि ये बात इनको कैसे पता लगी। दरअसल इसको दाऊद गिरोह के छोटा शकील मुन्ना नेपाली के नाम से जानते थे और मुन्ना नेपाली के नाम से ही इससे असलहे मंगवाया करते थे। अपनी बात को कंफर्म कराने के लिए फ़िरोज़ ने उसी समय छोटा शकील से इसकी बात कराई और महताब आलम उर्फ मुन्ना प्रधान ने मुन्ना नेपाली के नाम से ही छोटा शकील से बहुत डिटेल बात की। छोटा शकील ने नाराज़गी भी व्यक्त की कि तुम बहुत दिन से तुमने कोई फ़ोन नहीं किया, मैंने कई बार तुमको खबर कराई लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा है। फिर उसने एक काम की बात बताई कि तुम बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बराबर आ जा रहा है, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए तुरंत तुम्हें हम दिलवा देंगे। इसने कहा ठीक है। उसने फिर कहा कि फ़िलहाल एक पिस्टल की तुरंत ज़रूरत है और ये पिस्टल लेके तुम तुरंत दिल्ली पहुँचो, दिल्ली में हमारे आदमी तुमसे ये पिस्टल ले लेंगे और तुम्हें इसका जो भी पैसा तुम मांगोगे वहीं दिल्ली में तुम्हें दे देंगे। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी कि वो जो लोग आए, यानी फ़िरोज़ जब इससे मुलाकात करने अरमान के यहाँ आया तो इसका मतलब उसे भी इस बात की जानकारी थी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस बात की जानकारी थी कि ये मुंबई आया है और कहाँ रुका हुआ है।
और फिर या तो फिर वहाँ से दाऊद के लोगों को ये जानकारी पास ऑन की गई कि अब वो इधर बुलाया जा रहा है, नहीं आ रहा है, वहाँ इसकी बीवी प्रधान हो गई है, पता नहीं है इधर लौट के पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसकी थोड़ी सी इससे थोड़ी बातचीत की जाए और इसको अपनी लूप में रखा जाए ताकि ये छटक के बाहर ना हो सके। बात वहाँ से मुंबई से ये लोग वापस आए, एक पिस्टल अरेंज की और पिस्टल अरेंज करके ये दिल्ली जा ही रहे थे कि इसी बीच में फरजंद अली, बाबा, महताब और अलीम, ये तीनों ही एक और आदमी लियाकतुल्लाह के साथ कैसरबाग में पकड़ लिए गए। इसी बातचीत के दरमियान इनको ये बात भी पता लगी कि मोहम्मद ज़फ़र नाम का एक आदमी, जिसका पूरा परिवार पुलिस में था और बहुत चालाक था, इसको वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी वाले सब जिसके बारे में जानते थे। मोहम्मद ज़फ़र का जैसे ही नाम लिया तो हम लोगों को तुरंत ध्यान आ गया कि वर्ष 1999 में कानपुर में मोहम्मद ज़फ़र को गिरफ़्तार किया था एसटीएफ ने, और उसने बहुत ही रिवीलिंग, बहुत ही सेंसेशनल बातें बताई थी। ये बात बिल्कुल सही थी कि उसके फैमिली में, उसके परिवार में बहुत ढेर सारे लोग पुलिस में थे, इसके अपने भाई भी सब पुलिस में थे। इसका बड़ा भाई मोहम्मद महफूज खां, वो कलेक्ट्रेट में एलडीसी के पद पे, और उस समय यानी 2000 में वो जो एनआईसी होती है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, जो हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट में होती है, उसमें वो था। दूसरा भाई मोहम्मद शाहनवाज़, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी उस समय, वो एसएएफ 13 बटालियन ग्वालियर में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त था। और जो डीआईजी और एसएसएफ के डीआईजी एसएसएफ ग्वालियर के यहाँ वो दर्जी का काम करता था, यानी जो क्लास 4th एम्प्लॉयज़ होते हैं आर्म्ड सिविलियन बटालियन में, उसमें ये काम करता था। तीसरे नंबर का मोहम्मद ज़फ़र खुद था, और चौथे नंबर का मोहम्मद मुनीस, जो एमजीएस कॉलेज भिंड में बीए का छात्र था। यहाँ और बता दें कि ज़फ़र जब उस समय पकड़ा गया था तो उस समय जो इसके बारे में जानकारी हुई थी वो ये हुई थी कि इसके फादर मोहम्मद यूनुस, इसका पता 25/226 सरोजनी नगर, थाना कोतवाली नगर, भिंड, मध्य प्रदेश का ये रहने वाला था। अब इसने उस समय जितनी बातें बताई थी, और ये बताया था कि वो वहाँ आर्मी के तमाम सीनियर लोगों से, आईएसआई के तमाम सीनियर लोगों से, और बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन उससे ली गई जो इसने पास ऑन की जब तक ये गिरफ़्तार नहीं हुआ था। और इसीलिए आर्मी के ऑफिसर्स इसको बखूबी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। और जब ये आर्मी ऑफिसर से मिलने गया था मिर्ज़ा बाबा महताब आलम उर्फ मुन्ना प्रधान, जब और पाकिस्तान में रहता था, और वहाँ आर्मी ऑफिसर्स ने इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, तो उस समय ये उसको ज़फ़र के बारे में इन लोगों ने पता किया। ज़फ़र के बारे में इससे पूछ रहे थे, इसे ज़फ़र के बारे में पता नहीं था। इसीलिए बातचीत के दरमियान जब उसने ज़फ़र के बारे में बताया कि साहब भिंड का रहने वाला है, तो हम लोगों को सारी बात फिर एक बार सिनेमा की तरह दिमाग में घूम गई कि वही ज़फ़र है जिसका पूरा परिवार पुलिस या आर्मी में है। इसके दादा, जो ओरिजिनली फफूंद जिला औरैया के रहने वाले थे, ये पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर हुए थे। इसके फादर 5 भाई थे, जिनमें मोहम्मद मकबूल थे, वो उस समय आज़ादी के टाइम में पाकिस्तान चले गए थे। उनके लड़के मज़हर सलीम, वो वहाँ खोखराबाद में पाकिस्तान में नफ़ीस सिनेमा के सामने सिलाई का काम करते हैं। दूसरे नंबर के ही वहीं किसी राइट्स में इसे पाकिस्तानी आर्मी ने गोली मार दी थी, मारा गया। और तीसरा था अज़हर सलीम उर्फ मुन्ना, जो कि कर्नलगंज कानपुर में रह रहा था। यानी 2 भाई इनके पाकिस्तान में और एक यहाँ। इसका दूसरा जो ताऊ था मोहम्मद मसूद, उत्तर प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल क्लर्क के पद पर से रिटायर हुआ था। इसका बड़ा लड़का मोहम्मद कैसर रोडवेज़ इटावा में कैशियर था।
बहुत ढेर सारी इसकी फैमिली जो थी उस समय हम लोगों के पास थी। बहुत ढेर सारे लोग उसमें सरकारी कर्मचारी थे और काफ़ी लोग उसमें से पुलिस में तैनात थे। ये खुद भी वर्ष 1988 में ज़फ़र आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी के सिग्नल कोर्स में ग्वालियर में इसकी वहाँ से ये भर्ती हुआ और धीरे धीरे करके ये अपनी पोस्टिंग में पंजाब पहुँच गया। पंजाब में एक इकराम नाम के पाकिस्तानी नागरिक से इसका संपर्क हुआ। इकराम ने धीरे धीरे इसको पैसे के लालच और इसको बड़ी बड़ी पार्टीज़ में ले जाना। चूँकि ज़फ़र शराब पीने का आदी हो गया था तो इसे पैसों की ज़रूरत थी। इकराम इससे अपने काम के लिए उसने काफ़ी लंबी रकम देनी शुरू कर दी। वहीं पर एक दूसरे के सिंह करके एक इसके साथ का क्लर्क था जो ऑफ़िस में काम करता था। ऑफ़िस की फाइल्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना वो और उसे फिर पास ऑन करना, ये इसको काम बताया गया था और ये बखूबी उस काम को अंजाम दे रहा था। इसके बाद जब ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च हो गया तो आईएसआई के लोगों ने इकराम को ये काम दिया कि आप इसे पाकिस्तान ले आइए, ये हमारे काम का आदमी है, इसे हम ट्रेंड करेंगे, सर्विंग आर्मी पर्सन है और इसको हम काम देंगे, हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना इसके थ्रू आसान होगा। इकराम ने अमजद खान के नाम से इसका पासपोर्ट बनवा लिया और 12-13 मई 1999 को इकराम दिल्ली आ गया और वहीं से फिर ये मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट से कराची चले गए। कराची में आईएसआई के बहुत ही सीनियर लोगों से इसकी मुलाकात कराई गई और सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि अब तक तुमने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी, लेकिन अब हमें और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फिर इसे वहाँ पर तमाम चीज़ें सीक्रेट राइटिंग के लिए और तमाम और चीज़ों के लिए कि जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको चुपचाप लिख के रख लीजिए, कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाता है। उसको ये बताया गया है कि सादे पन्ने पर दूध में थोड़ी चीनी मिलाकर पेन में भर के आप लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, अगर कभी कोई पकड़ेगा भी तो वो सादा पन्ना होगा, सादे पन्ने में कुछ लिखावट पता नहीं लगेगी और जब कभी हम बताएंगे उसको आग में धीरे धीरे सेंकिए और सारे अक्षर उसके उभर के आ जाएंगे और तब वो हमें आप जो हमारा आदमी होगा उसको आप नोट करा देंगे, वो मेल के माध्यम से हमें अवगत करा देगा कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। दूसरा उसको जो बताया गया कि कैसे निगरानी करनी है। कोई आदमी अगर आपका पीछा कर रहा है और आपको शक हो जाए तो चलते चलते रुक जाइए, पीछे मुड़ जाइए, या सबसे अच्छा है कि आप हमेशा जेब में कागज़ का टुकड़ा रखिए और हाथ में रुमाल निकालने के बहाने या कोई सामान निकालने के बहाने ऐसा करिए कि वो कागज़ का टुकड़ा गिर जाए। अगर वो आदमी आपका पीछा कर रहा है तो वो कागज़ के टुकड़े को ज़रूर उठाएगा, तब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आदमी आपका पीछा कर रहा है। आप ऐसे में किसी गली में छिप जाइए और छिप कर उसके मूवमेंट को देखिए। अखबार पढ़ते पढ़ते आप निगरानी करिए, कहीं बैठ के, अगर दोपहर से पहले का टाइम है तो आप बैठ के अखबार अपने बैग से निकालिए और पढ़ने लगिए। अखबार की तरफ देखते मुँह करिए और आँखें उसकी तरफ करिए जिस पर आपको निगरानी करनी है। किसी से अगर आपको संबंध बनाना है तो पहले उस पर पैसा खर्च करिए। ऐसे ज़बानी जमा खर्च कोई आपको किसी तरह का संबंध बना के आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आप उस पर पैसा खर्च करिए और उस पर संबंध बनाइए। ये बातें उस समय 99 में जब ज़फ़र पकड़ा गया था तो उसने बताई थी। उसने बहुत ढेर सारी बातें बताई थी। आर्मी के किन किन डिवीज़न्स की जब इन लोगों के ट्रेनिंग होते हैं, मूवमेंट होते हैं, खासकर बबीना झांसी की बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इसने दुश्मन राज्य तक और आईएसआई तक पहुंचाई थी, जिसके बारे में आर्मी के ऑफिसर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने भी बहुत इससे पूछताछ की थी। कहने का मतलब ये कि एक आदमी जो वहाँ पर गया, वहाँ उनको जानकारी हो गई कि हिंदुस्तानी है, उसको डरा के या धमका के या उसे बता के कि उसका ये राज फाश हो जाएगा, ये उसके राज के बारे में सबको पता लग जाएगा कि वो इंडियन है
और यहाँ पाकिस्तानी बन के उसने शादी की है, वो पाकिस्तान के जेलों में सड़ जाएगा। उसे आर्मी के ऑफिसर्स ने, आर्मी का मतलब ISI के ऑफिसर्स ने कैटर किया, उस पर पैसा खर्च किया और उसे बार बार हिंदुस्तान भेजा तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन वहाँ हेडक्वार्टर पे भी उन्हें अपने ऐसे ऐसे कंड्यूट्स के बारे में जिन्होंने अच्छी सूचनाएं दी हैं उनके बारे में बातचीत में उसने ये बताया था उसमें इंट्रोगेशन में कि वो लोग ज़फ़र का नाम बार बार ले रहे थे कि ज़फ़र इस समय किस जेल में है, इसका पता करिएगा। ज़फ़र को वहाँ की पुलिस ने कानपुर में गिरफ़्तार किया था। तब हम लोगों को भी ये जानकारी हुई कि ये पूरा सर्किल किस तरह का है कि वो मुन्ना नेपाली के नाम से भी जाना जाता था। वो उसने पाकिस्तानी महिला से शादी की, फिर लौट के अपने यहाँ शादी की, फिर उसको इलेक्शन लड़ाया, वो प्रधान बन गई, उसकी समाज में पैठ हो गई। फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया, वो मुंबई गया। मुंबई में उसने छोटा शकील से बात की, छोटा शकील के लिए पिस्टल अरेंज करके, मतलब छोटा शकील के आदमियों को पिस्टल अरेंज करके वो दिल्ली ले जा रहा था। और साथ ही साथ ISI के लिए जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में रह के ISI के लोग मांग रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन भी वो इकट्ठा कर रहा था। इस तरह के ऑपरेशन उस ज़माने में बहुत हुए थे और एक पूरे एपिसोड में मैंने ISI के ऑपरेशंस के बारे में ये आपको बताया था। चूँकि ये बलरामपुर के ये जो लोग रहने वाले थे, महताब आलम उर्फ मुन्ना प्रधान, फरजंद अली और लियाकतुल्ला उर्फ मिर्ज़ा, ये इनको जब पकड़ा गया था तो इन्होंने अपने इंट्रोगेशन में इसके बारे में बताया था कि किस तरह से मोहम्मद ज़फ़र ने, जिसका पूरा ख़ानदान पुलिस में और मिलिट्री में था और ख़ुद भी वो आर्मी में सिग्नल मैन था, किस तरह से उसने कई बार पाकिस्तान की विज़िट की थी। एक बार अपनी बहन की शादी के नाम पर, बहन की शादी उसकी जिस तारीख को थी उसमें शादी, मतलब उसमें पहले ही उसने छुट्टी ले ली 1 महीने की। बहन की शादी के लिए जनरली आर्मी में जवानों को छुट्टी दे दी जाती है, छुट्टी दे दी। 4-5 दिन उसने बहन की शादी में रहा, वो जो भी उसे करना था किया दिया। बहन की शादी के तुरंत बाद वो पाकिस्तान निकल गया और ज्वाइनिंग के समय में फिर वापस पाकिस्तान से वहाँ के अफसरों से, ISI के लोगों से, वहाँ के सीनियर आर्मी अफसर से मिलकर वो फिर वापस आ गया। तो इस तरह के जो भारत विरोधी गतिविधियाँ हैं उसमें लिप्त होना ISI के इशारे पर, और इस तरह की बातें ये तब की नहीं हैं। 99 में ज़फ़र पकड़ा गया, 2006 में फरजंद और महताब आलम और उसके अलावा अलीम और लियाकतुल्ला पकड़े गए। और इसके बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए जो जिनसे पाकिस्तान की एजेंसी ISI सूचनाएं मंगवाया करती थी। ऐसे लोगों से जो पैसों की लालच में, इन सभी में पैसों की लालच जो है वो सबसे बड़ी थी। छोटे से काम के लिए 10,000 रुपये दे देना, 50,000 रुपये दे देना, 40,000 रुपये दे देना, छोटे छोटे पैसों की लालच में आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बात उचित नहीं है। इसके बाद आज ये पूरा एपिसोड HTF का ख़त्म हो जाएगा और ये सब, इसमें जो एनकाउंटर्स की बात, ISI की बात, तमाम बड़ा इवेंटफुल ये पोस्टिंग रही इस बार की। और इसके बाद मैं वहाँ के लिए SPCT मेरठ के लिए लखनऊ से प्रस्थान कर जाऊँगा। तो ये सब बातें अब मेरठ के बाद के एपिसोड में नहीं होंगी, और फिर मैं जब ATS में पहुंचूंगा तब इस तरह की कुछ बातें जो उस समय हम लोगों ने की थी वो आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।